हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 38 है। अपने इस डे 38 में आज हम टॉपिक नंबर 741 से लेके टॉपिक नंबर 760 तक को कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेट्स क्रैक सीरीज है हमारी डे 38 है, जिसका आज हमें टॉपिक नंबर 741 से लेके टॉपिक नंबर 760 तक को कवर करना है। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में 740 तक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया था। उसके अंतर्गत हमने संसद के पहले तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उन्हें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपने उन सभी प्रीवियस पार्ट को काफ़ी अच्छे से देखा होगा और समझ गए होंगे कि वास्तव में इंडियन पॉलिटी से यूपीएससी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हमें किस तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज आपको बताएंगे कि संसद से रिलेटेड समितियां कौन सी हैं, संसदीय फोरम का क्या मतलब है, और इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा इस पार्ट में, वो है सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। और जब हम अध्ययन कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम अपने आज इस टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले आप में से जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत न केवल हम आपको जीएस के इम्पोर्टेंट 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि हम आपको इसमें प्रीलिम से रिलेटेड करंट अफेयर्स और साथ ही विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम आपको मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कराते हैं, ताकि आपका सेकेंड पेपर में 27+ से भी ज़्यादा क्वेश्चन सही हो सकें। और इन सब चीज़ों के साथ साथ हम आपके लिए 60+ यानी कि MCQ प्रैक्टिस भी कराते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर नित्य आपको 80 से 90 क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये हमारी सारी बातें समझ गए होंगे। और समझने के साथ साथ आप में से जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों या हमारे यूट्यूब चैनल से ना जुड़े हों, दोनों लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं और वहां से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको बार बार इन क्लासेस को देखने में आसानी हो सके और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। रही बात लेट्स क्रैक सीरीज के बारे में और डिटेल से जानकारी, तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिरकार लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको क्या से क्या चीज़ें कवर कराते हैं। क्लियर? तो अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम आज संसद के टॉपिक में उससे आगे बढ़ते हुए संसदीय समितियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में पहले ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिरकार संसदीय समितियां होती क्या हैं, इनका गठन क्यों किया जाता है और इनके गठन को लेकर किस तरीके के वाद विवाद रहते हैं। तो हम आपको पहले एक बेसिक बता देते हैं, ताकि जब आप संसदीय समितियों को डिटेल में पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, संसदीय समितियों का मतलब ये होता है, इनका ये इस तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि हमारे संसद में बजट का एक प्रोसेस होता है, और बजट के प्रोसेस में क्या होता है कि जब बजट पारित होता है या पारित हो जाता है, तो होता है उसके बारे में रिव्यू करना। मतलब कि जो बजट में जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा या प्रीवियस बजट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, इन सभी चीज़ों का रिव्यू करने के लिए कई समितियों का गठन किया जाता है। उन्हीं समितियों को हम कहते हैं क्या? संसदीय समितियां। क्लियर? अब जब उन समितियों की बात होती है तो उन समितियों में भी कई समितियां होती हैं। कई समितियों का मतलब, एक तो वो समितियां होती हैं जो परमानेंट उसी कॉन्स्टिट्यूशन में बनी रहती हैं, परमानेंट उसी पार्लियामेंट में बनी रहती हैं, और कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो स्पेशल तौर पर उस टॉपिक को डिस्कस या उस टॉपिक को एनालिसिस करने के लिए ही बनाई जाती हैं।
समझ गए? यानी कि एक तो वो समितियां जो परमानेंट हैं यानी कि स्थायी, और एक वो समितियां जो कुछ समय के लिए हैं यानी कि अस्थायी या फिर तदर्थ समितियां। समझ गए इतनी बातें? तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम स्थायी समितियों की बात करते हैं जो परमानेंट होती हैं, तो उन समितियों में भी कई पार्ट होते हैं, चाहे वो वित्त समितियों की बात हो, चाहे वो विभागीय समितियों की बात हो, या फिर कार्य संचालन नियमों से संबंधित समितियों की बात हो, या फिर नियम प्रक्रिया से संबंधित समितियों की बात हो, या सार्वजनिक उद्यमों से रिलेटेड समितियों की बात हो। मतलब कई टाइप उनमें आपस में होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब जब इतनी बातें समझ गए तो वास्तव में आपसे ना तो टाइप पे क्वेश्चन पूछेगा, ना इनके गठन के उद्देश्य पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मूलतः 2 से 3 पर ही पूछा जाता है, और उन 2 से 3 में भी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो वित्त समितियों पे ही पूछा जाता है। मतलब वित्त समितियों पर ही आपसे यूपीएससी प्रश्न पूछती है कि वित्त समितियों के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं, उन समितियों के क्या क्या प्रोविज़न हैं, उनका गठन किस तरीके से होता है, किसमें लोकसभा के मेंबर हैं, उनका अध्यक्ष कौन होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हम उन सभी चीज़ों को देख लेंगे और समझ जाएंगे कि वास्तव में हमें कैसे प्रश्न के उत्तर को देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इतनी बातें डिटेल में हमारी समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इसके बेसिक फीचर कि भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख मिलता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई भी प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपसे ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्या इनके गठन और कार्यों के संदर्भ में प्रोविज़न दिए गए हैं, तो आप कहेंगे नहीं साहब, कोई प्रोविज़न नहीं दिए गए। अब बात आती है कि एक संसदीय समिति होती कौन सी है, तो जो सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित हो अथवा जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नामित किया जाए वो एक संसदीय समिति होती है। जो लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है उसे एक संसदीय समिति कहते हैं। जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है वो संसदीय समिति कहलाती है। इस लाइन को ध्यान देना, यूपीएससी ने इसी लाइन पे एक बार प्रश्न पूछा है क्या कि राष्ट्रपति किन किन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाता है, और वहां पे उसने लोक लेखा समिति का जिक्र भी कर दिया, जबकि लोक लेखा समिति के पास राष्ट्रपति रखवाता है कैग की रिपोर्ट को, न कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को रखवाता है सदन पर। ठीक है ना, यानी कि लोक लेखा समिति एक कदम आगे है राष्ट्रपति से, और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति नहीं रखवाता है, जबकि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखती है, जब लोकसभा का अध्यक्ष कहता है कि आप सदन के सामने इस रिपोर्ट को रखें। क्लियर? तो आपको ये बातें याद रखनी है। इसका एक सचिवालय होता है जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा और ना ही इसमें किसी तरीके को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर बात आती है वर्गीकरण को लेकर। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्थायी समितियां हैं, तदर्थ समितियां हैं, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इन समितियों में भी अगर याद रखना है तो केवल वित्त को, बाकी आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सदन के दैनिक नंदनी कार्यों से कौन से संबंधित है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। कभी रेयर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2018 में, तो वो पूछ लिया है। अब वही बात है ना कि रेयर के कारण आप अनरेयर चीज़ों को अगर बार बार पढ़ लें तो कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उन चीज़ों को बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए उनको याद करें जिस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वित्त समितियां। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सी समितियां वित्त समितियां हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति या विशेषाधिकार समिति। तो आप कहेंगे साहब ऊपर की 3 समितियां वित्त समितियों से रिलेटेड हैं। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें एक एक समितियों को डिटेल में। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तदर्थ समितियां कौन कौन सी हैं या ये सब आपसे नहीं याद करना, ना ही इसमें अपना टाइम वेस्ट करना है। ठीक,
तो हम देख लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि आखिरकार लोक लेखा समिति का गठन हुआ कब था। तो इसका सबसे पहली बार गठन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1921 में हुआ था। यानी कि आपको पता है ना 1919 अधिनियम के प्रोविजन क्या कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आई थी और प्रांतों में द्वैत शासन आया था। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब विषयों का दो भागों में विभाजन, हस्तांतरित और आरक्षित। क्लियर। इसी के जस्ट अपोजिट कहाँ पे था 1935 के अधिनियम में, उसमें केंद्र में द्वैत शासन आया था, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी। ठीक है, तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है। समझ गए। वर्तमान में इसमें 22 मेंबर हैं जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आपसे इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा कि लोक लेखा समिति में क्या 30 मेंबर होते हैं, लोक लेखा समिति में क्या 25 मेंबर होते हैं, लोक लेखा समिति में क्या केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोक लेखा समिति में क्या अध्यक्ष लोकसभा का होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे नहीं साहब 30 मेंबर नहीं होते, 25 मेंबर भी नहीं होते, इसमें 22 मेंबर होते हैं और उन 22 मेंबर्स को दोनों सदनों से चुना जाता है। मतलब उसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसमें एक तरीके से विपक्ष का नेता ही अध्यक्ष होता है। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देखते होंगे हमेशा वर्तमान संदर्भ में, वही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, विपक्ष के नेता को, और ये एक तरीके की संसदीय परंपरा चली आ रही, इसलिए इनको ऐसा बनाया गया। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी मंत्री को आप नियुक्त कर दें। मतलब मंत्री का मतलब क्या होता है कि किसी को कोई डिपार्टमेंट्स दिया गया है तो उसे आप नियुक्त कर दें। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों आप कह सकते हो साहब। तो एक बात बताइए, मंत्री के विभागों की ही जांच करने के लिए, पैसे की जांच करने के लिए तो इन समितियों का गठन किया गया है। और अगर इन्हीं समितियों में किसी मंत्री को हम नियुक्त कर देंगे तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वही बात है कि अपनी खिलाफ ही अपनी सुनवाई वो कर रहा है। ठीक है ना, वो तो पार्शियलिटी होगी नहीं, कहीं से भी पारदर्शिता उसमें नहीं आ सकती। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा सदस्यों से की जाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसके अध्यक्ष जो नियुक्त होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ना कि राज्यसभा से। इस पे क्वेश्चन घुमा सकता है आपको कि समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से की जाती है या किसी भी सदन के सदस्यों में से की जा सकती है। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए नहीं साहब लोकसभा से होता है। और 1967 से तो ये एक परंपरा चली आ रही है कि जो समिति का अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से ही चुना जाएगा। मतलब अपोजिशन का इसमें मेंबर ही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, हालांकि आप भूलेंगे नहीं क्योंकि हमने आपको नाम एक पर्सनैलिटी का बता दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। क्लियर। समिति के कार्यों में के अंतर्गत क्या है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अब आप समझ गए मेरी बात कि आखिरकार लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्यों नहीं रखवाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को रखवाता है सदन में और कैग की उस रिपोर्ट की जांच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। और जब जांच हो जाती है तो लोक लेखा समिति उससे सदन के पटल पर रखती है जो कि लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन के अनुरूप होती है। समझ गए इतनी बातें? चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करें, एक बार फिर से देखें। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी टेस्ट किया है, टेस्ट का मतलब अपने आप को जितना चेक किया है, तो उससे 2 बातें मुझे क्लियर पता चली हैं कि आप में से जिन बच्चों को पहली बार में समझ में नहीं आता तो गलती हमारी तरफ से नहीं होती है, गलती आपकी तरफ से होती है क्योंकि आप उस टॉपिक को जल्दबाजी में कभी पढ़ते हैं। जैसे कई बच्चों के मैसेज जब आते हैं तो उनके मैसेज ऐसे आते हैं कि सर हम अपने वीडियो को ना 1.5 की स्पीड में सुनते हैं। मतलब क्योंकि हमें पता होता है कि ये तो हमें आता है और वो स्पीड में सुन जाते हैं।
तो वो टॉपिक समझ में नहीं आ पाता। बट आप अगर उसे स्लो मोशन में सुनते हैं, जो कि नॉर्मल स्पीड होती है, और काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, कोई और काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आप यकीन मानिए ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हम आपको जितने बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं, जितना लेंदी से लेंदी एग्जाम्पल आपको देकर आपके माइंडसेट को हर हाल में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उतने लेंदी तरीके से रेयर ही कोई पढ़ाता है। और लेंदी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल हम शून्य पे चले जाएं। एक लेवल रखते हैं ताकि आपको चीज़ें पता चल सकें। एनसीईआरटी को बेस बनाते हैं, सुभाष कश्यप को उससे ऊपर रखते हैं, और टॉप लेवल पे डीडी बसु के साथ में एम लक्ष्मीकांत को कंपाइल कर देते हैं, ताकि आपको हर एक पुस्तक का ज्ञान अच्छे से हो सके और भाषा हमारी पूरी तरह से सहज बनी रहे। क्लियर? उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ जाते होंगे, इसीलिए क्योंकि आपके कमेंट नहीं आते। आज तक हमने काफ़ी सारी क्लासेस, लगभग 1000 से भी प्लस क्लासेस हमारी हो गई हैं, बट आप में से किसी का ऐसा कोई कमेंट नहीं आया कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। तो हम ये मान कर चलते हैं कि हम आपको जो पढ़ाते हैं वो आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल रूप से आ जाता है। और अगर नहीं आता है फर्स्ट टाइम में, तो आप एक बार उसको और देखें, फिर उसको समझें। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पर्सनली एक ऑडियो क्लिप भेज देंगे या ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। डाउट में बिल्कुल मत रहना कि नहीं हम मास्टर से क्यों पूछें, परसीमन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो ना समझ में आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, और या फिर हमें पर्सनली ग्रुप में कर सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पे हमें मैसेज ही कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के जो विनियोग लेखा हैं, वित्त लेखा हैं, उन सब की भी जांच की जाती है इसी समिति के द्वारा। सिंपल सी बात है कि जब ये वित्तीय समिति है, वित्त से रिलेटेड है, तो सारे काम ये करेगी ही। इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आती है कि जो स्वशासी और अर्ध स्वशासी निकाय हैं, मतलब जो ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस जो बॉडीज़ होती हैं, उनकी जांच, जिनका लेखा परीक्षण कैग के द्वारा किया गया है, उसकी भी जांच ये करते हैं। सिंपल सी बात है, कैग जिन जिन की जांच करता है उन सब की ये रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, मतलब कई प्रकार की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। हालांकि इस लाइन को आप पहले देख लें कि ये कैग की मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक की भूमिका में होती है। ठीक है, अब देखिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह एक वित्तीय समिति है, इसमें लोकसभा व राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसमें 22 से अधिक मेंबर नहीं होते हैं। ये इसमें अधिकांशता 1967 से परंपरा चली आ रही है कि इसका जो नेता होगा या इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से होता है। हालांकि इसमें कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता है, इसीलिए इसे हम कैग का मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक कहते हैं। निम्न में से किस समिति की बात की जा रही? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, आचार समिति। तो आप बता देंगे लोक लेखा। क्यों? क्योंकि प्राक्कलन में तो जो मेंबर होते हैं सारे लोकसभा से होते हैं, उसमें अध्यक्ष ही प्रमुख होता है। ठीक है, सार्वजनिक में कोई बात ही नहीं है। तो आपसे ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्राक्कलन समिति की। तो हमने क्या पढ़ा था कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत 1921 में लोक लेखा का गठन किया गया था। तो उसी तरीके से जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो पहली बार जॉन मथाई के द्वारा 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। इस समिति में वर्तमान में 30 मेंबर हैं, और ये 30 के 30 मेंबर लोकसभा के मेंबर होते हैं। ये ध्यान देना कि इसमें राज्यसभा नहीं होता। जैसे वहाँ पे 22 होते हैं ना, तो 22 में 15 और 7 हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। अब एक बात बताइए, जब इसमें राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा तो अध्यक्ष कहाँ से होगा? लोकसभा से ही होगा। ठीक है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा के द्वारा किया जाता है, जो कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, एकल हस्तांतरण मत के द्वारा।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब वही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक मन में एक और क्वेश्चन आपके आता होगा, वो क्वेश्चन जानते क्या आता होगा आपके मन में कि सर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बार बार क्यों यूज की जाती है। तो देखिए, जब ज़्यादा दल ना हो ना, मतलब ज़्यादा दल का मतलब ज़्यादा लोग चुनाव में खड़े ना हो, तो उसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काफ़ी उपयोगी होती है। और जब अधिकांश लोग खड़े होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खड़े होते हैं एक ही पद के लिए, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वहाँ काम नहीं करती। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेंबर खड़े होते हैं, मैक्सिमम 3 हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं खड़े, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए। चलिए फिर बात आती है क्या, इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। समझ सकते हो क्यों नहीं हो सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है और वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। अब यहाँ पे 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये घुमा सकता है कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक और बात कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का नहीं होता है, वो कौन होता है, सत्ताधारी दल से होता है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी हैं, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके का इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये सारे टॉपिक समझ गए होंगे। अब बात आती है यहाँ पे हमारी एक और समिति की, सार्वजनिक उद्यम समिति। काफ़ी अच्छी समिति है और इसमें बस 2 बातें आपको याद रखना है कि इसमें भी बिल्कुल लोक लेखा समिति की तरह 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें भी सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणी मत के द्वारा होता है और 1964 में इसका गठन हुआ। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है टेस्ट सीरीज में कि इनको क्रम में लगाइए गठन के, तो पहले लोक लेखा, फिर प्राक्कलन और फिर आपके सार्वजनिक उद्यम समिति, समझ गए। 1921, 1950, 1964 आपको याद नहीं रखना है, बट ऐसे याद रखना है कि अच्छा पहले लोगों की बात की गई, फिर प्राक्कलन की बात की गई और फिर सार्वजनिक उद्यम की बात की गई। पहले में 22, दूसरे में 30, दूसरे में 22, 15-7 इसमें, 15-7 इसमें केवल 30 के 30 लोकसभा से, इसमें विपक्षी दल और इसमें क्या कहते हैं नॉर्मल, और इसमें क्या है लोकसभा से, समझ गए। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। और इसका भी जो मेंबर होता है 15-7-22 में लोकसभा से नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसमें अध्यक्ष भी राज्यसभा से नहीं बन सकता है, यानी कि राज्यसभा से अध्यक्ष तीनों में नहीं बन सकता, सिंपल से आप ऐसे समझो, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है विभागीय समिति। विभागीय समिति का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मिनिस्ट्री होती ना, हर एक मिनिस्ट्री, देखो यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं आप लोग, जैसे आप पढ़ते हैं ना, कोई मिनिस्ट्री आपने जैसे पढ़ी, जैसे आपने मिनिस्ट्री पढ़ी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। उस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, परिवहन का डिपार्टमेंट अलग हो गया। डिपार्टमेंट एक तरीके से मिनिस्ट्री का सब पार्ट है, ठीक है। जैसे आप एजुकेशन मिनिस्ट्री पढ़ते हो तो उस एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि ये फला इस एजुकेशन को देखेगा, ये हायर एजुकेशन को देखेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे आप एनर्जी को जब भी पढ़ते हैं तो डिपार्टमेंट्स आप वहाँ पे अलग अलग पढ़ते हैं, साइंस टेक को पढ़ते हैं तो डिपार्टमेंट आप अलग अलग पढ़ते हैं, तो वैसे ही डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन डिपार्टमेंट्स में भी क्या होता है, इन डिपार्टमेंट्स को वर्क करने के लिए कई सारी समितियां बनाई जाती हैं। उन समितियों का काम होता है उन डिपार्टमेंट्स की बातों को रिव्यू करना, उनके जो प्रोविजंस हैं उनको चेक करना और ये देखना कि वो डिपार्टमेंट्स जो वर्क कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना अनुचित है, ठीक। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको बस अमेंड करना होगा, जैसे मानव संसाधन विकास समिति अब ये चेंज हो गई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है, ठीक है। तो आप ऐसे इन चीज़ों को देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं कि कौन कौन सी समितियाँ हैं, कौन कौन सी समितियाँ नहीं हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, आचार समिति आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत
किसी भी हाल में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो खामखा पढ़ के अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया और ये हमारी एक तरीके से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर बात आती है संसदीय फोरम की। हालांकि संसदीय फोरम ये नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि मेन से रिलेटेड है। प्रीलिम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो बस एक ही क्वेश्चन कि इस संसदीय फोरम के हेड कौन होते हैं। तो सभी फोरमों के हेड लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अपवाद स्वरूप एक जनसंख्या से गठित है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित है, जिसके पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं और पदेन सह अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। यानी कि सभी फोरमों के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। जनसंख्या और स्वास्थ्य के केवल राज्यसभा के सभापति होते हैं। ध्यान देना, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं, ना कि उस सदन का मेंबर, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मेंबर आपसे पूछेगा नहीं। हालांकि देख लीजिए फिर भी कि किसी भी फोरम में 31 से ज़्यादा मेंबर होते नहीं हैं और लोकसभा के अधिकतम 21 और बाकी के 10 मेंबर, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, अब हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उच्चतम न्यायालय के बारे में। इसे पढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो दिक्कत ना आए, ठीक है। तो देखिए, इस पे सबसे पहली बात ये होती है ना कि आखिरकार जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि हमने अभी तक शुरू से जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, आपने देखा होगा कि हम टॉपिक पढ़ाने से पहले क्या करते हैं कि उसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में समझ जाएं तो फिर टॉपिक पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे माइंड में हुक बना देते हैं और जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वो अपने आप उन्हीं हुक्स में टैग होते रहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम हुकिंग टैग सिस्टम के आधार पे आपकी एजुकेशन को कंप्लीट कराते हैं। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, पहले आपके माइंड में वो सारे हुक क्रिएट कर देते हैं। हुक का मतलब एक तरीके से होता है कि हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार इस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आए हैं और कैसे प्रश्न इन फ्यूचर आ सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको टॉपिक पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार अभी तक प्रश्न आए हैं वो प्रश्न दो तरीके पे आए हैं। एक तो आया है कि इसके जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीश पर महाभियोग को लेकर प्रोविजंस पे क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आया है, अगर महाभियोग से भी ज़्यादा, तो वो ये आया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित जो न्याय निर्णयन है उसके बारे में कौन डिसीजन लेता है। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो इस पर आया है, हालांकि 5 बार लगभग क्वेश्चन पूछा गया है केवल 2010 से लेकर 2020 के बीच में, कि ये बताइए कि ये जो अधिकार है दो राज्यों के मध्य विवाद का, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का, ये किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत समझ में आता है, विशेषाधिकार के रूप में आता है, या फिर एक तरीके से मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो ये बातें हमें यहाँ पे समझनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले। हालांकि इस बार के प्रीलिम में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या चीज़ पे क्वेश्चन पूछा था, एनजेएसी पे, और वो भी किस चीज़ पे क्वेश्चन आया था, अमेंडमेंट को लेकर, कि एनजेएसी के जो अमेंडमेंट हुआ था किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटाया गया, क्या 100वें के द्वारा, 101 के द्वारा, 102 के द्वारा, 98 के द्वारा या 99 के द्वारा, ठीक है। उसने एक तरीके से लिस्ट दे रखी थी और चारों अमेंडमेंट दिए थे और चारों लोगों के बारे में बात की थी। एनजेएसी की बात की थी, जीएसटी की बात की थी, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से पता है बांग्लादेश को लेकर क्वेश्चन आया था। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आप अच्छे से जानते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अंतर को लेकर क्वेश्चन आता है। हालांकि उसे तो हमने फंडामेंटल राइट में कवर कर ही लिया था और आपको अच्छे से पता ही है।
एक और क्वेश्चन जो आता है कि आखिरकार इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आया, तो ये भी आपको पता है। साथ ही ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है, तो उनको हम अपने अगले पार्ट में इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है। ठीक है, तो उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनहित याचिका क्या होती है वो सब हम वहाँ पढ़ेंगे। न्यायिक सक्रियतावाद क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि ये राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो सलाह कैसी होती है, समझ गए। कई बार क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या वर्तमान में कितनी है। ठीक है, या इस न्यायाधीश के जो उच्चतम न्यायालय है इसका अधिकार क्षेत्र कितना है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो इन सभी चीज़ों को हम देख लेंगे। और एक लाइन जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी पढ़ाई थी संविधान की विशेषता के संदर्भ में, वो क्या विशेषता मैंने पढ़ाई थी आपको, मैंने आपको विशेषता पढ़ाई थी एकीकृत न्यायपालिका की। क्लियर, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पे हम फिर से एक बार आपके लिए रिवाइज करा देंगे। हालांकि आपको अच्छे से पता है कि एकीकृत न्यायपालिका कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह अगर हम माने ऐसे, तो हाई लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर स्टेट के हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सेशन कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट्स होते हैं, ग्राम न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। तो अब देख लेते हैं बेसिक से। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसके शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय है व अधीन पर उच्च न्यायालय है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वहाँ पे राज्यों के लिए अलग है और एक तरीके से केंद्र के लिए अलग है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो वैसे तो 1935 के एक्ट में एक संघीय न्यायालय की बात आई थी। अब यहाँ पे एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ कि जब आप 1773 का जब एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात आती है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ये वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है 1773 वाला, वो एक तरीके का हाई कोर्ट ही है। ठीक है, और जो 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की बात की जाती है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट होता है। हालांकि उससे थोड़ा अलग है, मतलब डिफरेंस क्यों है, क्योंकि उसमें क्या था कि आप उस संघीय न्यायालय के बाद प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे, बट यहाँ पे जो ये काउंसिल है ये अंतिम है, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आपकी रिट अगर खारिज हो जाती है, आपकी अपील अगर खारिज हो जाती है, मतलब उसको एक्सेप्ट वो नहीं करते हैं, तो आप कहीं पर भी नहीं जा सकते और आपको सज़ा हो जाएगी। ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति एक तरीके से छूट होती है, वो एक अलग चीज़ है, तो उसको एक्सेप्शंस को यहाँ पे मत लीजिए, मैं बस बताना ये चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते हैं। आप में से जिन बच्चों ने हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा है हमसे, उनको पता होना चाहिए कि जब हम 1773 का अधिनियम पढ़ा रहे थे और उसमें गवर्नर जनरल के मध्य जो टसल पढ़ा रहे थे, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स और उस समय के बम्बई के गवर्नर के मध्य जो विवाद हुआ था, खासतौर पर पुरंदर की संधि और सूरत की संधि को लेकर मराठों के मध्य, नाना फडणवीस और उस समय राजा राम के मध्य, तो उस चीज़ को हमने वहाँ पे आपको बताया था काफ़ी डिटेल से कि किस तरीके से बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी वो प्रीवी काउंसिल चली गई थी और वहाँ पे फिर जाके उस चीज़ को डिसीजन लिया था। कोसी जूरा के केस को भी मैंने वहाँ पे जिक्र किया था। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कानून कौन बनाता है। संसद इनके लिए कोई भी कानून बना सकती है। हालांकि बस इंपॉर्टेंट ये है कि कानून जो भी बनाए वो उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से रिलेटेड ना हो। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे एक लाइन में बताना चाहता हूँ, जो चीफ जस्टिस वर्ड यूज किया जाता है ना, जस्टिस, देखो जस्टिस जो वर्ड यूज किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जज जो वर्ड यूज किया जाता है वो हाई कोर्ट के जजों के लिए किया जाता है। समझना, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इंग्लिश के वर्ड में भी डिफरेंस है। क्यों? पद को लेकर।
जस्टिस वो आता है जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं हायर लेवल की पोस्ट पे, जज वो आता है जो एक तरीके से लोअर लेवल के पोस्ट पे, जैसे आप आईएएस बनते हैं, ठीक है, और जो पीसीएस होते हैं वो प्रमोट होके आईएएस बनते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। आप आईएएस अलग से लगोगे कि हाँ आप आईएएस हो, ठीक है, और जो प्रमोट होके बनेंगे आईएएस इन फ्यूचर तो उनका एक अलग लेवल दिखता है। तो वही बात है यहाँ पे, इतनी बातें आप समझ गए। तो आपको ये पता है कि इस समय 34 न्यायाधीश हैं। प्रीलिम में क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आएगा, पीसीएस में भले पूछ ले, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देख सकते हैं कि जब उच्चतम न्यायालय बना था 1950 में, तो उस समय उसमें 8 न्यायाधीश थे, हालांकि अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार इन न्यायालयों के न्यायाधीशों में संख्या को बढ़ाता कौन है, ठीक है। तो इनकी संख्या को बढ़ाने का राइट संसद को प्राप्त है। इतनी बातें समझ गए। फिर बात आती है कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, क्लियर। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है वो अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनकी सलाह के बाद करता है। अब एक बात अच्छा बता दीजिए ईमानदारी से कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आप समझ गए। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। परामर्श का मतलब ये होता है सलाह देना राष्ट्रपति को। अब इसमें वही बातें आ जाती हैं, क्या बातें आ जाती मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहली ये बात कि राष्ट्रपति को अगर किसी विधि या कानून से संबंधित कोई सलाह लेने की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है। चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देने से मना कर सकता है और चाहे तो भारत का राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने से भी मना कर सकता है। समझ गए, यानी कि दोनों बातें हैं, मानो तो मानो, ना मानो तो ना मानो, ठीक है। हमारा काम है देना, लेकिन ऐसा रेयर होता है भाई। कोई देखो बड़ा जो पद होता है ना उसमें हंसी मजाक कितना नहीं चलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फ़ोन किया, इसीलिए सिर्फ फ़ोन किया गया कि तुम सलाह दो और हम अवॉइड करें, ऐसा नहीं होता, इतना टाइम ही नहीं है दोनों के पास, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 99 अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था सेंट्रल के द्वारा या संसद के द्वारा। इसने क्या किया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम था, कॉलेजियम सिस्टम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जजों की नियुक्ति करने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक कमेटी है जिसमें कई सारे जज मिलकर चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, ठीक है। तो उसमें कई बार ये कहा जाता है कि भाई भतीजावाद चल जाता है, मतलब जजों के ही जो कलीग्स होते हैं, जो नज़दीकी होते हैं, उन्हीं के पारिवारिक जो होते हैं, तो मोनोपोली के हिसाब से किसी न किसी को अपॉइंट करते रहते हैं। तो हुआ ये था कि 2014 के आसपास गवर्नमेंट ने यानी कि 13 में एक एक्ट लाई थी और उसके तहत NJAC का गठन कर दिया था कि अब कॉलेजियम सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर किसी को भी नियुक्त किया जाएगा तो NJAC के अंतर्गत किया जाएगा। NJAC के अंतर्गत होता ये था कि एक समिति होती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे और कई अन्य मिनिस्टर होते थे, विपक्ष का नेता होता था, वो लोग मिलकर अपॉइंट करते थे, वो सलाह देते थे राष्ट्रपति को कि आप इस पर्सन को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएं। तो उसमें दिक्कत ये हो जाती थी कि सरकार समर्थक व्यक्ति बन जाता था, है ना, हालांकि बना नहीं था, आया भी नहीं था इम्प्लीमेंट में, क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस तरीके से वो कर दिया खारिज, क्यों, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता में दखल देने से संबंधित है या उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर संबंधित था। इसीलिए उन्होंने 99 अमेंडमेंट को इनवैलिड करार दे दिया, यानी कि 99 अमेंडमेंट के जरिए उसे इनवैलिड बना दिया, ठीक है। यूपीएससी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि 99 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक तरीके से NJAC के गठन से रिलेटेड है, ठीक है। 100 किससे है, भारत बांग्लादेश में क्षेत्रों के उससे डिवाइडेशन से। 101 किससे है, GST से। 102 किससे है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। 103 अमेंडमेंट किससे है, EWS के कोटे से। क्लियर, तो आपको इतनी बातें यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। चलिए
अब बात आती है यहाँ पे आगे, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, 4 जजेस केस क्या है, 3 जजेस केस क्या है, ये सब मेंस का टॉपिक है, वहाँ पे हम पढ़ाएंगे। ठीक, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त होने की कैटेगरी क्या है, क्या क्या पात्रताएं हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एक तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश हो और कम से कम 10 वर्ष तक का वकील रहा हो। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात आती है ना तो उसमें 10-10 वर्ष हो जाते हैं दोनों में, लेकिन यहाँ पे न्यायाधीश के लिए 5 वर्ष का न्यायाधीश होना चाहिए और 10 वर्ष का वकालत उसने की हो, और राष्ट्रपति के सामने वो एक तरीके का सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। न्यायविद का मतलब कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन की काफ़ी डेप्थ में समझ हो, उसे एक तरीके से कानूनी ज्ञान का वो पारंगत व्याख्याता हो। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष का व्यक्ति या 35 वर्ष का व्यक्ति ही उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति मतलब कम से कम उम्र का बन सकता है। आपने देखा होगा कई बार टीवी में कि सबसे कम उम्र की महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा हूँ, मतलब हाई कोर्ट की जज बनी। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शपथ कौन दिलाता है, आपको अच्छे से पता है कि शपथ उसे राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना शपथ क्या ली जाती है, आपको थोड़ा ना लेना है, आपको जज थोड़ा ना बनना है, तो याद क्या करेंगे आप। राष्ट्रपति आप बन सकते हो, पीएम आप बनने के भावी उम्मीदवार हो सकते हो फ्यूचर के। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो शपथें आपको पढ़ा दी थी। वेतन कहाँ से मिलता होगा, सोचने की बात ही नहीं है कि इसका जो वेतन होगा भारत की संचित निधि पर भारित होगा, संसद के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, वित्तीय आपातकाल में भी कम नहीं किया जा सकता, यानी कि वेतन इनका बंद नहीं हो सकता। आप सिंपल सा ये समझिए। कार्यकाल इनका क्या होगा, ठीक है, नियुक्ति की कम उम्र नहीं दी गई है, लेकिन कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। और कार्यकाल क्या निर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट 3 बातें कही गई हैं कि एक तो वो त्यागपत्र दे दे, संसद की सिफारिश पर उसे महाभियोग लगा के हटा दिया जाए, और 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहे। ठीक है, आपने एक चीज और देखी होगी कि कई बार क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 वर्ष तक नहीं रहते हैं, 65 वर्ष तक रहते हैं। जैसे आपने अभी बोबड़े साहब को देखा होगा, बोबड़े साहब आज से 2 वर्ष 3 वर्ष पहले ही आए थे, लेकिन अभी वो रिटायर हो गए। ठीक है, उनकी जगह पे दूसरे चीफ जस्टिस बन गए। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पे ये दिमाग मत लगाया करिए क्या 2 वर्ष कार्यकाल होता है, 3 वर्ष कार्यकाल होता है, नहीं, आयु से देखा जाता है कि उसकी आयु 65 वर्ष है या कितनी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक और बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कार्यकाल मेंशन नहीं है, यानी कि ना तो कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही इसकी उम्र का जिक्र किया गया कि किस उम्र का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 19 वर्ष का व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, वही महाभियोग का प्रोसेस है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हटाया जाता है। इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और जब ये प्राप्त हो तो उसे हटाने का जो एक तरीके से कदाचार है, मतलब हटाने का जो उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा वो कदाचार होना चाहिए। कदाचार का मतलब कि उसने कोई गलत कृत्य किया हो तो ही उसे आप हटा सकते हैं। और एक और बात यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, हटाने के लिए प्रोसेस काफ़ी टफ है। आप लोकसभा से अगर उसे प्रस्ताव लाना चाहते हो तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाना चाहते हो तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला पत्र चाहिए, जो कि सभापति और अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए। मतलब लोकसभा में 100 सदस्यों का पत्र आपको लोकसभा अध्यक्ष को सौंपना है, 50 सदस्यों का पत्र आपको राज्यसभा को सौंपना है, जहां से भी आप लाना चाहते हैं। तो आपको जानकर दुखी होंगे आप कि दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले थे, ठीक है, उनके खिलाफ ये लाया गया था। ठीक है, और उनके खिलाफ ये लाया गया और उनके खिलाफ ये आरोप भी लगाया गया। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में तो पास हो गया था क्योंकि वहाँ पे 50 सदस्य थे, लेकिन लोकसभा में आने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने ही उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, उसने अस्वीकार कर दिया। और आप जानकर दुखी हो जाएंगे कि यूपीएससी ने इसी लाइन पे क्वेश्चन पूछ लिया था उसी वर्ष
कि क्या जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है उसे अध्यक्ष स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 सदस्य लोकसभा में चाहिए, 50 सदस्य राज्यसभा में चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, और ये अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को अगर ये लगता है कि ये प्रस्ताव उचित नहीं है, ये प्रस्ताव दुर्भावना से भरा हुआ है, ये प्रस्ताव अनुचित है, तो वो उसे अनएक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि अस्वीकार कर सकता है। और जब वो अस्वीकार करता है तो वो समाप्त हो जाता है, और जब उसे वो स्वीकार कर लेता है तो फिर 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाता है ताकि उसको रिव्यू कर सके। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। मतलब ये 3 लोग ये चेक करते हैं कि सच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया है वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। जैसे आपने रंजन गोगोई साहब के ऊपर सुना होगा कि उनके ऊपर दुर्व्यवहार का आरोप लगा था, किसी महिला के साथ में उन्होंने कुछ गलत किया था कलीग्स के साथ में। रियल है या अनरियल है वो तो बात की बातें हैं। ठीक, विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। मतलब साधारण बहुमत नहीं होता है, विशेष बहुमत होता है, 2/3 आपने शुरू में ही देख लिया। ठीक है, अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश दे देता है। क्या आज तक किसी के ऊपर लाया गया है या किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट हो पाया? तो नहीं हो पाया। लाया तो गया था सबके, अधिकांश लोगों के ऊपर, बट यही था ना, कुछ के ऊपर लाया गया तो कुछ ने पहले ही छोड़ दिया। समझ गए? तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट में आपने पढ़ा होगा 2018 या 17, हाँ 2018 के टाइम पीरियड पे, 18 और 17 के टाइम पीरियड पे कन्नन गोपीनाथन के ऊपर, है ना, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि उन्होंने पहले ही तमिलनाडु के थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, चलिए अब बात आती है कार्यकारी, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। कार्यकारी का मतलब ये होता है कि जब कोई पद रिक्त हो तो टेम्परेरी के लिए उसे बना दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, चुना ही न जा रहा हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, तो एक तरीके से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ का मतलब क्या हुआ कि उस समय के लिए। ये कब होता है? ये तब होता है कि जब कभी कोई कोरम पूरा ना हो, अर्थात स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो। जैसे अभी आपने पढ़ा ना, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट लाइन पे आपने पढ़ा था कि एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इन 33 जो है ना, इन 33 में सपोज करो केवल 25 न्यायाधीश आए हैं। ठीक है, बाकी जो न्यायाधीश हैं 8 वो अब्सेंट हैं, वो है ही नहीं, उनका पद खाली है। तो इनके लिए जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी वो कहलाएंगे तदर्थ। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ध्यान दिला दूँ आपको, ये 33 क्या है? टोटल संख्या है। आपसे वहाँ पे तदर्थ में क्या होता है? कोरम को लेकर हो सकता है इनकी कोरम कितनी हो, 1/10 तो नहीं होगी कि 3 होने चाहिए। ठीक है, कम से कम हो सकता है इनकी कोरम ये हो कि कम से कम 20 जस्टिस होने चाहिए। ठीक है, अब 20 जस्टिस में सपोज करिए 15 ही आए हैं, तो 5 एक्स्ट्रा जस्टिस की नियुक्ति के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मतलब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का राइट किसके पास है? इसकी राइट है मुख्य न्यायाधीश के पास। ठीक है, और ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। मतलब नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति। ठीक है, वहाँ कौन करता है? कार्यकारी में राष्ट्रपति। इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सेवानिवृत्त के बारे में आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। फिर आता है उच्चतम न्यायालय का स्थान। हालांकि आपसे नहीं पूछेगा कि क्या ये उच्चतम न्यायालय का स्थान केवल दिल्ली में ही रह सकता है, तो नहीं, उसे कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये किसके पास राइट है? मुख्य न्यायाधीश को राइट है कि उच्चतम न्यायालय का वो स्थान कहीं और निर्धारित करे, लेकिन ऐसा निर्णय वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। और ये व्यवस्था एक तरीके की वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है।
ऐसा आप क्यों सोच रहे होंगे कि आखिरकार स्थान को लेकर ये डिबेट चल रही है? बात ये है ना कि नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, ठीक है, दिक्कत तो साउथ वालों की होती है। कोई भी केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में आना तो बेचारों को साउथ से नॉर्थ में आना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है, ठीक है। और दिल्ली एक तरीके से आप समझ सकते हो पीक लेवल है इंडिया का। मान लीजिए कोई तमिलनाडु का कन्याकुमारी का व्यक्ति है, सोचो उसको कितनी दूरी तय करके आनी पड़ेगी। तो ये कई बार इशू बनकर आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो दो होनी चाहिए, एक नॉर्थ में हो एक साउथ में हो यही सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसी पे डिसीजन आया था कि अच्छा उच्चतम न्यायालय के स्थान को कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब केस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो यही करता है कि साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया की ओर ना आ पाएँ, उनको थकान ना हो, उनको न्याय सुलभ रूप से पहुंचाया जा सके, इसके लिए वो वहीं पे उसे नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। न्यायालय की प्रक्रिया क्या है? उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब वही बात आती है उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता क्या? स्वतंत्रता का सिंपल सा मतलब कि उनके ऊपर सरकार का दबाव ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय क्या है? नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि जो मूल अधिकारों का गारंटर है वो कौन है, या संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या कैबिनेट को? तो आप बता सकते हैं कि नहीं साहब, ना तो राष्ट्रपति है, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही कैबिनेट है, सुप्रीम कोर्ट है अभिभावक भी, और सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट का गारंटर भी, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए। नियुक्ति का तरीका क्या है, मतलब इनको नियुक्ति कैसे किया जाता है ये आपको अच्छे से पता है कि हमने आपको बताया था ना, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति न्यायिक सदस्यों उच्चतम उच्च न्यायालय के नियुक्तों की सदस्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर करती है, ठीक है। कार्यकाल की इनको सुरक्षा प्राप्त है, मतलब इन्हें संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें पहले हटा दो, हाँ हटाओगे तो महाभियोग लाओगे, महाभियोग के लिए आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए, लोकसभा में 100 मेंबर का हस्ताक्षर हो, राज्यसभा में 50 का हो। लेकिन इस बात का अंतिम डिसीजन कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, ठीक है। इनको पैसा कहाँ से मिलता है? संचित निधि से मिलता है, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक बात और बताऊँ इंटरेस्टिंग, क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन ये तो संचित निधि पे मिलता है, ठीक। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पे मिलता है, लेकिन उनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पे मिलती है। ये आपको हम वहाँ पे जब पढ़ाएंगे ना, तो यानी कि उच्च न्यायालय जब पढ़ाएंगे आपको आगे चलकर, तो वहाँ पे हम फिर से एक बार रिवाइज आपको करा देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। आप देखते होगे जब भी आचरण को लेकर बहस होती है तो वो अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर लेते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वो वकालत नहीं कर सकते, यानी कि सेवा से जब मुक्त हो जाएंगे तो कहीं भी किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। आप एक बात बताओ, 65 वर्ष का बुढ़ा आदमी कहाँ आगे चलकर कोई न्यायाधीश बनेगा जाके, या कहाँ पे कोई न्यायालय के लिए लड़ेगा जाके? क्या इसलिए कि उसको 5 रुपए वकालत के मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। और फिर वही बात होती है ना, सम्मान की बात होती है। सिंपल सी आप बात बताइए, रामनाथ कोविंद साहब को अपने राष्ट्रपति बना दिया, तो क्या इसके बाद ये चाहेंगे कि इनको कोई राज्यपाल बनाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, ठीक है। अब आपको क्या लगता है वो ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे वो कभी भी, मतलब दिखने में ही खराब लगेगा। आप एक बार आईएएस बन जाओ और आईएएस बनने के बाद आप कह दो कि नहीं मुझे एसएससी का एग्ज़ाम देना है, समझ गए? तो फिर वही बात है कि आपकी दिली इच्छा एसएससी में थी, आईएएस तो आप बन गए, समझ गए? तो आपने कभी ये सुना आईएएस बनकर कोई व्यक्ति छोटी सी नौकरी करने लगे? हाँ, पर्पज़ उसका अलग हो जाता है। कुछ लोग धन के लालच में आईएएस छोड़कर यूपीएससी की तैयारी सिर्फ इसलिए करते हैं कि आगे वो अपना धंधा चला सकें, ठीक है। हालांकि वो कितना सही है कितना गलत है इस पर कभी डिबेट की जा सकती है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती कर दे, मतलब कि आपको इससे ज़्यादा अधिकार में नहीं देखना है, जैसे आपको सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं देना है, ये काम नहीं कर सकता संसद, कुछ भी हो जाए। और अगर ये ऐसा काम करता है तो वो उसे इनवैलिड करार दे देता है, ठीक है। यानी कि कमी नहीं कर सकता, न्याय क्षेत्र में बढ़ोतरी जरूर कर सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जहाँ से क्वेश्चन आता है
उस पर सबसे बार आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यहीं पे क्वेश्चन आया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, और इनमें से भी अधिकांश बातें आप पढ़ चुके हैं। बस आपको याद इसमें क्या रखना है, मूल क्षेत्राधिकार और न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आता है। अपील का आप समझ सकते हैं, सलाहकार आपको पता ही है। अभिलेख का एक लाइन में देखना है, न्यायिक समीक्षा को बस एक लाइन में देखकर यहाँ से एंड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। बाकी देखिए मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह न केवल ये संघीय है बल्कि अपील का अंतिम न्यायालय भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आपको यहाँ बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है मूल अधिकारिता का मतलब। मूल अधिकारिता को एक और वर्ड से संबोधित किया जाता है, उस वर्ड को आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। हालांकि यूपीएससी आपको मूल अधिकारिता रेयर ही देती है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन देती है क्या, प्रारंभिक अधिकारिता, ठीक है। प्रारंभिक का मतलब ही होता है मूल, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इसमें आपको बस ये 3 तथ्य याद रखने हैं, ये 3 तथ्य, क्लियर, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। तो क्या है मूल अधिकारिता, भारत के संघीय ढांचे को विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। मतलब जब विवाद काफी बड़ा हो, केंद्र और राज्य का विवाद हो, तो वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। जब केंद्र और किसी राज्य के एक तरफ हो जाने से किसी दूसरे राज्य के साथ में विवाद हो, तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। जब 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। मतलब क्या है, इसको सिंपल से ऐसे समझिए, जैसे आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ग्रुप में अगर आप में से कोई भी व्यक्ति को कोई भी पर्सन परेशान करता है, किसी भी तरीके का आपको गलत मैसेज करता है, या हमारे ग्रुप में ही पर्सनली कोई गंदे मैसेज भेजता है, तो आपको क्या है, आप अगर वहाँ पे उस बच्चे से कुछ कहेंगे तो आपसे बहस करने लगेगा ना। तो यहाँ ज़रूरत क्या हो जाती है कि मुझे आकर दखल देना पड़ेगा, मैं वहाँ पे उस बच्चे को डांट लगाऊंगा कि आप ऐसा मैसेज यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको क्षमा मांगनी है। क्यों, वो मेरी बात क्यों मानेगा, क्योंकि ना तो मैं उसके लिए इक्वल हूँ, ना ही मैं आपके लिए इक्वल हूँ। मतलब मैं दोनों के लिए एक तरीके से अजनबी हूँ, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं मैं दोनों के लिए परिचित हूँ, ठीक है। यानी कि मेरा दोनों से कोई मोह नहीं है, तो वो एक ऐसी बॉडी को लेगा जिसका इन दोनों से लगाव ना हो और निष्पक्ष होकर जो डिसीजन कर सके। अब एक बात बताइए, जब 2 राज्यों के मध्य विवाद होगा और राज्य का ही उच्च न्यायालय अगर उसको देखेगा, तो वो डिसीजन पक्षपाती होकर ही देगा ना, अपने राज्य की बात करेगा। तो ऐसे डिसीजन में एक ऐसी बॉडी की जरूरत पड़ती है जो निष्पक्ष हो, और निष्पक्ष कौन हो सकती है, जो उस राज्य से संबंध ना हो, ना ही दूसरे राज्य से संबंध हो। तो वो कौन हो सकता है, क्या राज्य का हाईकोर्ट होगा, नहीं। क्या दूसरे राज्य का हाईकोर्ट होगा, नहीं। उससे ऊपर की बॉडी होगी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यही बात केंद्र को लेकर है कि केंद्र हो या एक राज्य हो, केंद्र हो या राज्य हो या अन्य राज्य हो, और या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक। इस तरीके की बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यूपीएससी ने इस पे कई बार पूछा है, और आपको जानकर हैरानी होगी, बच्चे अधिकांशतः गलत करके आते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ केंद्र शासित प्रदेश का एक जिक्र आता है कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें 3 चीज़ें हैं जो कि संघीय या कहें मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि संघीय न्यायालय का डिसीजन है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। विशेष का अभिप्राय है किसी अन्य न्यायालय को विवादों में निपटाने की इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं है। सिंपल सी बात है। क्या बात है यहाँ पे, पहला विवाद ऐसा हो जिस पर विधिक अधिकार निहित हो। इस तरह का राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न इसमें समाहित नहीं। मतलब ऐसा नहीं केंद्र और राज्य के बीच कोई ऐसा विवाद हो जो पॉलिटिकल हो। पॉलिटिकल विवाद यहाँ पे नहीं सुना जाएगा। जैसे आप इस समय देख रहे होंगे ऑक्सीजन को लेकर, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट किसको सुनाता है, केंद्र को, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मेंशन है। यानी कि आप इसको एक तरीके से कह सकते हो कि ये पॉलिटिकल सिस्टम है कि राज्य ये मांग रहा है इतनी मेट्रिक टन ऑक्सीजन, केंद्र उतनी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा। हाँ, जब ये लोगों के जीवन से रिलेटेड हो जाता है, प्राण और दैहिक से रिलेटेड हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर तलखी करता है। आप सुने होंगे ये चीज़ें, वर्डिक्ट।
तो आप जब ये चीज़ देखते हो ना कि आखिरकार मद्रास हाई कोर्ट क्यों डांट लगा रहा है केंद्र को, आखिरकार जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो क्यों फटकार लगा रहा है केंद्र को, क्या दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल सरकार के अंतर्गत काम करता है क्या, क्या मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु कर्नाटक के अंतर्गत कार्य करता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। वो वास्तव में उन्हीं प्रश्नों पर तल्खी कर सकते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं, उन पर नहीं कर सकते हैं जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए सुप्रीम कोर्ट आती है, ठीक है। किसी नागरिक के द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले इसके अंतर्गत नहीं आते। ऐसा नहीं कि केजरीवाल सरकार साहब पर्सनली केजरीवाल साहब चले जाएं सुप्रीम कोर्ट कि भाई साहब मेरा मोदी जी ने नुकसान किया या मेरा केंद्र सरकार ने नुकसान किया। उन विवादों को मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं सुना जाता, वो अपीली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, या प्रारंभिक के अंतर्गत नहीं सुने जाते, वो अपील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट दे दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। अब देखो वही दिमाग लगाना जरूरी होता है, या तो आप इस पूरी लिस्ट को याद कर लो, ध्यान देना, या तो आप इस पूरी लिस्ट को याद कर लो, या तो केवल ऊपर के 3 याद कर लो। तो दिमाग तो यही होना चाहिए, केवल 3 याद करना। 3 में क्या, केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र एक राज्य या अन्य राज्य के मध्य, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये 3 ही बस आते हैं प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बाकी हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं, बट देख लेते हैं, ठीक है। इसी को ट्रिक्स बोलते हैं, स्मार्ट स्टडी, कि हमें ये याद ही नहीं रखना, केवल 3 याद रखना। आप सोचो कितना आपका टाइम बच गया। और आप में से कई सारे बच्चे इन्हीं को रटते रहते हुए क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई जो होगा उसको याद कर लो, जो नहीं होगा उसको याद कर लो, मतलब कोई भी एक याद कर लो, और जो याद करो वो कम हो। मतलब यहाँ पे अगर 2 होते ना तो हम ही नहीं याद करते कि ये 2 नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। और अगर यहाँ पे 3 होते तो भी हम ही नहीं याद करते, लेकिन अगर वहाँ ज़्यादा होते तो हम उन्हें याद ना करते, ठीक है। लेकिन है क्या, उल्टा है, वहाँ कम है यहाँ पे ज़्यादा है, तो उनको हमने याद कर लिया, इनको हमने एक तरीके से अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है फिलहाल। कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रश्न विधा, सनद, अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हो, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो, जो संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, ऑलरेडी अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वह पीली के अंतर्गत आता है। वो भी तब आता है पीली के अंदर जब उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात निहित हो, ठीक है। वित्त आयोग के संदर्भ वाले जो मामले होते हैं वो आते हैं, सॉरी वो इसके बाहर रहते हैं। मतलब केंद्र व राज्यों के बीच कुछ खर्चे व पेंशन का समझौता, वो भी इसके बाहर रहते हैं। अच्छा मैंने दूसरे में शायद अंदर बोल दिया, तो आप बाहर ही समझिएगा, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। केंद्र व राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड विवाद है, वो भी इससे बाहर रहता है। राज्य के किसी नुकसान की भरपाई की जब बात आती है तो वो भी इससे बाहर ही रहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसका क्या मतलब है, उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक व गारंटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गारंटी मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के नागरिक मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो एक बात आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है, ठीक है। यहाँ अब आप ध्यान देना, मूल न्यायाधिकार और मूल क्षेत्राधिकार दोनों में डिफरेंस है। एक बार यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, हालांकि यूपीएससी ने चाहे पूछा हो या न पूछा हो, सीडीएस में पूछा है क्वेश्चन, और मैंने आपको एमसीक्यू भी दिया था। क्या दिया था मैंने आपको एमसीक्यू, कि मूल अधिकार मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं क्या, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। मूल अधिकार जो आते हैं वो न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कि मतलब न्याय से रिलेटेड अगर किसी के पास मूल अधिकार प्राप्त है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि आप पहली बार में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी चीज़ की बात यहाँ पे की गई कि मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है और नागरिकों को अधिकार है कि वे बिना अपील याचिका के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखो वैसे क्या होता है, नॉर्मल केसेस में आपको जब सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो आपको क्या करना होता है, आपके पास ये होता है कि हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट रिजेक्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं। लेकिन फंडामेंटल राइट के संदर्भ में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात याद आई होगी जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाते वक्त बताई थी, कि अगर आपका कभी कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट कोई सरकार अगर वायलेट करे, ठीक है। और एक और बात यहाँ बता दूं, फंडामेंटल राइट केवल सरकार ही वायलेट नहीं करती, कोई पर्सन भी अगर आपका वायलेट करे ना तो भी आप जा सकते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी पर्सन ने मुझसे कहा
कि तुम्हें पोटी उठानी है एक तरीके से, या कोई पर्सन मेरे साथ ज़बरदस्ती करके कहे कि तुम्हें जो सेफ्टी टैंक होते हैं उसकी सफाई करनी है जाके, ठीक, और मैं उनको मना कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे, या मुझे एक तरीके की जूतों की माला भी पहना दे रहे हैं कोई भी उच्च वर्ग के समाज के लोग, तो ये मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके की अस्पृश्यता को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे हीन दृष्टि से देख रहे, मेरे जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है या मेरा जो सम्मान है उसे ठेस पहुंचा रहा है, तो मैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। आर्टिकल 15 मूवी आप देखेंगे तो उसमें यही चीज़ दिखाई गई है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि आप अभी मूवी देखें, क्योंकि अभी आपका काफ़ी प्रीशियस टाइम है, तो इस प्रीशियस टाइम को आप उपयोग में लाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि हम डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की है तो मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, मैं पहले हाई कोर्ट जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि हाई कोर्ट ने अगर मेरे समर्थन में वर्डिक्ट दे दिया, और देगी ही वर्डिक्ट, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नहीं दूंगी तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट दे देगा और फिर उसकी इंसल्ट होगी, तो वो वर्डिक्ट में यही कहेगा कि इन महोदय साहब का IAS एकेडमी का ये एक तरीके से गलत व्यवहार इनके साथ किया गया, अतः फला इस पर्सन, फला इस कम्युनिटी को हम इतने वर्षों की सज़ा प्रोवाइड कराते हैं या इतने तरीके का जुर्माना इनको देने के लिए, वहन करने के लिए कहते हैं। अगर अपोजिट हो गया तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, यानी कि फिर मेरे पास दो विकल्प होते हैं। और अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए और धोखे में अगर उसने मेरे खिलाफ ही वर्डिक्ट दे दिया तो हम कहीं अपील भी नहीं कर सकते, समझ गए? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप समझ गए, बाकी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात ये आप एक तरीके से समझ सकते हो कि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उच्चतम न्यायालय ही इसको सुने, उच्च न्यायालय भी सुन सकता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संदर्भ में न्यायादेश जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्य से नहीं। मतलब कि मूल अधिकार के जो रेट्स हैं वो केवल हमारे यहाँ आ सकती हैं, जबकि उच्च न्यायालय क्या है कि वो केवल मूल अधिकारों के खिलाफ ही नहीं बल्कि अन्य के खिलाफ भी जारी कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है रिटों के संदर्भ में वो उच्चतम न्यायालय से ब्रॉड है। मतलब उच्चतम न्यायालय को केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित रिट का वायलेशन करने का राइट प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय को अन्य रिटों का भी राइट प्राप्त है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कम क्षेत्र प्राप्त करता है अपेक्षाकृत हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के, ठीक है। कई बार बच्चे तो उच्चतम और उच्च में कंफ्यूज होते हैं। उच्चतम एक तरीके का आप समझते हो, जब डिग्री पढ़ते हो ना इंग्लिश में, सुपरलेटिव पढ़ते हो, कंपैरेटिव पढ़ते हो, पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हो, तो उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई। फिर बात आती है अपीली क्षेत्राधिकार। आपको अच्छे से पता है अपीली का मतलब क्या होता है। अपील का यही मतलब होता है कोई साधारण सा केस है, उसकी संवैधानिकता से लेकर दीवानी से लेकर आपराधिक से लेकर, तो उन सबको सुनवाई के माध्यम से, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि किसी भी लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ, ठीक है। मैं ऐसा एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ क्योंकि ये केसेस ज़्यादा चलते रहते हैं आजकल, ठीक है। या मान लीजिए किसी लड़के ने मर्डर कर दिया किसी का, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी लड़के ने मर्डर कर दिया। अब ये ज़रूरी नहीं कि उसने जो मर्डर किया था उसका इंटेंशन बिल्कुल मर्डर करने के ही था। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी में ये चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। अब ध्यान नहीं आ रहा है, मूवी का नाम ही भूल गया मैं। अक्षय कुमार की मूवी है, अभी आई थी, एयरलिफ्ट के साथ में एक मूवी थी, भूल गया मैं। उसमें वो नेवी ऑफिसर होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको पता हो तो आप ही याद रखिए, कमेंट मत करिएगा मूवी का कि ये सर मूवी थी, क्योंकि मुझे मूवी का नाम वगैरह नहीं याद रहता है। हालांकि उसका वो सीन काफ़ी अच्छा था। उसमें क्या था कि उनकी वाइफ जो थी वो किसी दूसरे के साथ इंगेज थी, और वो अक्षय कुमार जब वहाँ पे आते हैं तो काफ़ी गुस्से में होते हैं, तो उसका गोली चला देते हैं उसके ऊपर, उसका मर्डर कर देते हैं। तो आप बताइए क्या अक्षय कुमार का इंटेंशन मर्डर करना था? नहीं था। क्यों? उन्होंने स्थिति ऐसी देखी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और कोई भी पर्सन नॉर्मली नहीं रोक सकता है, ठीक है। उन्होंने गोली चला दी। अब कोर्ट में जब केस गया तो इसी पे सुनवाई हुई, ठीक है। अब वही बात है कि जब सुनवाई हुई तो एक कोर्ट ने उसको आगे को ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि उनके खिलाफ केस जाहिर कर दिया कि इनको सज़ा हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने अगली कोर्ट में अपील की, ठीक।
उसने भी खारिज कर दिया। फिर और अगली कोर्ट में अपील की और जाके अंततः सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट उनके मतलब आप कह सकते हो बराबर में दे दिया, मतलब उन्हीं के अनुकूल दे दिया। तो ये क्या था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या उनके द्वारा किए गए कृत्य की संवैधानिकता की जांच की गई कि सही था या गलत था। ठीक, तो वो अपील ही हो गया। दूसरी बात आती है, कई बार क्या होता है, इसको आप आपराधिक के अंतर्गत रख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, कई बार कोई एक वर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ठीक है, उस वर्ड पे डिबेट हो जाती है। उस वर्ड पे डिबेट ऐसी हो जाती है, जैसे सपोज कीजिए आपने पढ़ा होगा इंदिरा साहनी केस को लेकर, आपने पढ़ा होगा कई बार, या बाबा रामदेव का केस पढ़ा होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या इसमें कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने यही तो कहा था कि ये उनका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल हो जाता है, सब कुछ। सब कुछ का मतलब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। जैसे यूपीएससी ने 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है, या हाँ 2019 में ही पूछा है कि जो विवाह की स्वतंत्रता का अधिकार है किसके अंतर्गत आता है। हालांकि ये तो आर्टिकल 19 में भी आता है, आर्टिकल 21 में भी आता है, बट 21 को बेस बनाया गया था। क्यों? क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक का मतलब मेरी देह को ये स्वतंत्रता है, मेरी बॉडी को ये स्वतंत्रता है, मैं किसको अपनी अर्धांगिनी बनाऊं या किसको मैं अपना पति मानूं। ठीक है, ये बात की स्वतंत्रता हादियाबाद जैसे केस में दिया गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, किसने दिया, हाई कोर्ट ने दिया। वो केस कहाँ गया, ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। तो उस पर ये हुआ कि हाँ बात ये तो सही है, तो अतः हम इसको इस अधिकार के अंतर्गत ले आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना दो चीजें, अपील किया गया था तो अपील ही हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सुप्रीम हाई कोर्ट में ही जाता है, इसे सुप्रीम कोर्ट में भी आप ले जा सकते थे, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट के दो राइट प्राप्त होते हैं, एक न्यायाधीश क्षेत्राधिकार और एक अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब एक और बात आ गई, चलिए इतनी बातें हम ये सारे पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे डिटेल में इन्हीं चीज़ों को दिया गया है। ठीक, दीवानी मामले कई बार आप लोग सुनते होंगे, आप लोग क्या, मैं भी कंफ्यूज था। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं एक बार, कि जीवन में ऐसा नहीं होता है कि सबके सब माँ के गर्भ से ही सब कुछ सीख कर आते हैं, हम अपने जीवन में सीखते हैं। बस अंतर इतना होता है कि आज हम आपको जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जब आप इसे पढ़ लेंगे इसके बाद आप भी इस फील्ड के महारथी हो जाएंगे, लेकिन तब तक हम इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ लेंगे। यानी कि पढ़ने का स्कोप ये बता देता है कि कौन ज़्यादा किसको नॉलेज है। ठीक है, हमारा पढ़ने का स्कोप आपसे थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा समय आपसे पहले हमने पढ़ लिया, तो इसलिए हम आपसे थोड़ा टैलेंटेड ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हर एक पर्सन इक्वली होता है और हर एक पर्सन शुरू में उतना ही अबोध होता है। तो ये बातें आपको एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। कई बार क्या होता है ना, लोग डींगे मारते हैं, नहीं मैं तो बचपन में ऐसा था नहीं, मैं तो बचपन में नाक ही नहीं चुआती थी, मैं तो जैसा खाना मिलता था मैं तो नैपकिन का यूज करती थी, मेरी बॉडी तो काफ़ी साफ़ सुथरी रहती थी। ऐसा नहीं है, सबके सब ऐसे ही व्यवहार होता था, जैसा जीवन जीते थे वैसा ही जी रहे। तो वही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा सा था तो मैं पिताजी से हमेशा अपने पूछता रहता था कि पिताजी ये बताइए दीवानी का मतलब क्या होता है और फौजदारी का मतलब क्या होता है। तो वो बता देते थे कि तुम्हें दीवानी का मतलब ये पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि मेरे पिताजी कोर्ट केसेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, तो उनको कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। आज भी उनको काफ़ी ज़्यादा कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स के बारे में बहुत कुछ पता है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो वकील से भी ज़्यादा उनको पता है कि डिसीजन क्या आने वाला है इस संदर्भ में। तो हुआ क्या कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, सोच रहा था पिताजी से पूछने से पहले ही कि दीवानी का मतलब होता है प्रेम प्रसंग से जो मामले होते हैं, क्योंकि उस समय गाने आते रहते थे ना, मैं तेरी दीवानी बन गई, दीवानगी दीवानगी। तो मैं सोचता था इससे रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उनका दीवानी कहते हैं। फौजदारी का मतलब ये होता है कि जिसमें फौज आती है, सिपाही लोग आते हैं, जवान लोग आते हैं, उनको फौजदारी कहते होंगे। मैंने एक दिन पिताजी से ये पूछा, क्योंकि हमारे और हमारे पिताजी के बीच में जो रिलेशन है वो एक दोस्त से भी बढ़कर है। मतलब हम लोग एक तरीके से बाप बेटे नहीं हैं, आप ऐसे मत समझिए कि हम लोग बिल्कुल जैसे पिता की फीलिंग होती है ऐसे हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। हमारे एक टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे लव की बात हो, अफेयर्स की बात हो, लड़कियों की बात हो, लड़कों की बात हो, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से और काफ़ी डेप्थ में बातें करते हैं। और डिस्कशन हमारा इतना डेप्थ होता है कि सामने वाला देख कर यही समझेगा कि इनके बीच युद्ध हो रहा है दोनों बाप बेटों के मध्य।
तो हुआ क्या कि हमने उसमें उनसे यही पूछा, हमने कहा अच्छा पिताजी ये बताइए कि दीवानी का मतलब यही होता है कि जिसमें प्रेम प्रसंग के संदर्भ के मामले हों, और फौजदारी का मतलब क्या यही होता है जिसमें फौजें लड़ती हों आपस में? तो हंस पड़े, बोलते हैं कि दीवानी का मतलब ये नहीं होता है, दीवानी का मतलब ये होता है जो जमीन जायदाद से संबंधित या संपत्ति से रिलेटेड जो मामले हैं उनको दीवानी कहते हैं, जिसमें मर्डर वगैरह शामिल ना हो। आपराधिक मामले या फौजदारी मामले उन्हें कहते हैं जो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हो, मतलब चोरी, हत्या, बदमाशी, लूटमार, ये सब के सब फौजदारी में आते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप में से हो सकता है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हों उनको ना पता हो, वो भी दीवानी और फौजदारी को ऐसे ही सोचते हो। हालांकि उम्मीद है कि आप हमसे टैलेंटेड हैं, आपका नॉलेज हमसे थोड़ा ज़्यादा परिपक्व है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप कभी भी गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय हमारे पास गूगल वगैरह, फ़ोन वगैरह इतना था ही नहीं, तो इतनी ज़्यादा जानकारी हमें थी भी नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि दीवानी का मतलब क्या होता है, जो संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर संपत्ति को लेकर कभी इशू आया, चाचा जी के साथ में, मोहल्ले के लोगों के साथ में, जमीन जायदाद को, खेती को लेकर, ठीक है, उसको हम कहते हैं दीवानी मामला। मतलब जब केस जाएगा कोर्ट में तो उसे दीवानी मामले के अंतर्गत सुनवाई होगी। आपराधिक मामले का मतलब होता है जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें आपराधिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या और पढ़ना है हमें। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपीली अधिकार वगैरह। बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। दीवानी मामले, अब कितने का जाएगा केस ये आपसे नहीं पूछेगा, तो याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये भी नहीं पढ़ना है हमें। अब बात आती है सलाहकार। सलाहकारी का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति सलाह लेता है, लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो बतानी है, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। वही कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर कोई विधिक प्रश्न उठे तो उसकी सलाह ले सकता है। साथ ही किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रश्न विधा आदि सनद से रिलेटेड कोई विवाद उठे तो उससे संबंधित जानकारी के लिए वो सलाह ले सकता है, ठीक है। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और इनकार भी कर सकता है, लेकिन दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय को अपना मत देना अनिवार्य है। मतलब संधि से रिलेटेड अगर कोई सुझाव मांग रहा है राष्ट्रपति, तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो इन सलाहों को माने, ठीक है। यद्यपि सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद ही इसके अंतर्गत विधिक सहायता प्राप्त होती है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, आपको ना तो याद रखने की जरूरत है। अभिलेख न्यायालय, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अभिलेख न्यायालय से आशय है। अभिलेख न्यायालय से सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम आपको जितने भी टॉपिक ये पढ़ाते हैं तो ये सबकी PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं ना, मतलब सब रिटेन में आपको दे देते हैं। तो इसी को एक तरीके से अभिलेख न्यायालय समझिए कि जितनी भी बातें सुप्रीम कोर्ट में बोली जाती हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा या जजों के द्वारा या हाई कोर्ट्स के द्वारा, उन सब बातों को लिखा जाता है। जब भी आप केस कभी देखेंगे ना, किसी भी जज का आपने अगर डिसीजन कभी सुना होगा या कभी कोर्ट गए होंगे, हालांकि कोर्ट देखिए अपराधों के मामले में जाता है कोई व्यक्ति, कोई अपना सुनने रहता है कि आखिरकार जज होते कैसे हैं, कैसे अपना वर्डिक्ट देते हैं। तो हमें तो इस चीज़ का कई बार मौका मिला, पिताजी के साथ कई बार वर्डिक्ट सुनने को मिला कि अच्छा जज साहब क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं, कैसे वर्डिक्ट दे रहे हैं, कैसे डीलिंग करते हैं, कैसे जज इमोशनल नहीं होता है। मतलब मैंने बहुत बार ये चीज़ें देखी कि कैसे लोग रोते रोते आते हैं, बिल्कुल एक तरीके से भावुक होकर रोने तक लगते हैं, लेकिन जज नहीं पसीजता है, उसको जो सुनवाई करनी है वो सुनवाई करेगा। और जज की एक खूबसूरत चीज़ जानते हैं क्या होती है? आप में से अगर किसी के माता पिता वकील होंगे या कोई एडवोकेट होगा या कोई जज भी होगा आप में से किसी के माता पिता, तो आप देखिएगा कि आपके पिताजी सब कुछ सुनते रहते होंगे, ठीक है। अगर कोई वकील, दोनों वकील बोलेंगे, अगर 1 घंटे भी दोनों वकील बोल रहे हैं तो उनकी वो एक एक बात सुनते रहेंगे। और जब 5 दिन बाद उसका डिसीजन आता है, पूरा एक वर्डिक्ट आता है, पूरा एक पेज आता है, लगभग 20 से 30 पन्नों का कोर्ट का डिसीजन आता है, तो आप देखेंगे कि आपके वकील के द्वारा, सामने वाले वकील के द्वारा, विपक्ष के वकील के द्वारा जो जो बातें बोली गई थी ना, एक एक बात उसमें मेंशन होगी। ऐसा नहीं कि जज उस समय कॉपी लिख रहा था, बिल्कुल नहीं, उसकी मेमोरी में सब फिट था।
और वो जब घर जाता है या उसी समय ऑफिस में जब बैठता है तो अपने टाइपराइटर को बुलाएगा और उसको एक एक करके बोलता जाएगा कि फला व्यक्ति ने ये बोला था, उसके डिसीजन को ऐसे लिखो और उसके डिसीजन में ये चीज़ें आपको कट करनी है। ठीक है, जैसे आप लोग जब IAS बनते हैं ना तो आपको ये वाला भी राइट प्राप्त होता है कि आप इन केसेस की सुनवाई भी कर सकते हैं, दीवानी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं। ठीक है, कई बार आपको फौजदारी के केसेस भी सुनने पड़ते हैं तो वहाँ पे आप एक जज की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, इसीलिए आपको मजिस्ट्रेट भी कई बार कहा जाता है। आपने सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आपको बोला जाता है, वो भी DM होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है, DC होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, अभिलेख न्यायालय का मतलब समझ गए कि सभी साक्ष्यों और प्रमाणों को एक तरीके से लिपिबद्ध किया जाता है, मतलब लिखे होते हैं सब के सब। ठीक है, तो आप ये चीज़ें जान सकते हैं। बाकी आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही व उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के लिए रखे जाएंगे। अभिलेख ये वर्ड वहीं से आया, अशोक वाला। ठीक है, कि उन्होंने एक एक कानून को लिपिबद्ध करवा दिया था। ठीक, अब ये मत समझना है यहाँ पे कई सारे बच्चे कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अन्य वकील जो बातें करते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट की दीवालों पर अंकित करवा दिया जाता होगा। अरे थक जाएंगे भाई, पूरे इंडिया में कितने केस हैं, अगर ऐसे ही दीवालों में केस लिखते चले जाएंगे एक एक तो लाखों मजदूर लग जाएंगे, फिर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अब कितने पत्थर काटे जाएंगे भाई, समझ गए। चलिए, न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। कई बार होते हैं ना न्यायालय की बात नहीं मानते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी को लेकर आप रिसेंटली देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप क्या समझते हैं, हमारी बात आप नहीं मानेंगे। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार तीखी तलखी टिप्पणी की। जब ये वर्ड आता है ना, न्यूज़ वाले दिखाते हैं तीखी तल्ख टिप्पणी, इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उनके डिसीजन को हवा में ले रही है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, जाओ आपका तो काम ही है बोलना। तो वो बोलते हैं कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कई बार जज गुस्से में आकर कार्रवाई कर देते हैं कि ये आपने कोर्ट की अवमानना की है, मतलब कोर्ट की बात आपने नहीं मानी है, इसलिए हम आपके ऊपर एक तरीके से टिप्पणी करते हैं। ठीक, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मतलब किसी भी आदेश की, केंद्र व राज्य के द्वारा कोई आदेश होता है या कोई विधेयक आता है तो उसकी संवैधानिकता की जांच की जाती है, उसे ही हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, बाकी आप इसको डिटेल में हम आगे पढ़ाएंगे, अगला इंडिपेंडेंट टॉपिक ही है। संवैधानिक व्याख्या का मतलब क्या होता है? संवैधानिक का व्याख्या का मतलब होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बात है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है, मतलब उसमें संविधान संबद्ध बातें कितनी हैं या संविधान से विलग बातें कितनी हैं। जैसे छोटी सी बात है कि कई बच्चे हमारे ग्रुप में कई टाइप के मैसेज भेजते हैं, पर्सनल फोटो भी शेयर करते हैं कई बार, तो ठीक है कुछ भी लिखकर टाइप कर दिए, जैसे भेजना उन्हें किसी और को होता है, भेज हमारे ग्रुप में देते हैं, हमारे क्या मतलब आपके ही ग्रुप में भेज देते हैं श्री IAS एकेडमी के। तो होता क्या है कि एक तरीके से वो अननेसेसरी चीज़ें भेज देते हैं, तो हम क्या करते हैं उस पर आके आप कमेंट कर देते हैं कि साहब आप कुछ भी भेजिए, UPSC से रिलेटेड भेजिए, अननेसेसरी मत भेजिए। क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। ठीक है, तो इसकी जांच हमने कर ली, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और उसकी जांच की अंतिम व्याख्याकर्ता किसके पास होगा? मेरे पास, आप में से किसी के पास नहीं है। जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक पर्सन का मैसेज चेक किया, उन्होंने कुछ गलत मैसेज टाइप किए थे उस पर, तो मैंने उनको कमेंट किया कि साहब आप ये मैसेज टाइप मत कीजिए, इसकी जगह पे आप कोई अन्य मैसेज UPSC से रिलेटेड आप भेजेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन सज्जन महोदय ने मुझसे पूछा कि क्या सर ये वाला भेज सकते हैं, ये वाला हटा सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ आप ये वाला भेज सकते हैं क्योंकि ये UPSC से रिलेटेड है। बट उसी समय हमारे पास पर्सनली कुछ लोगों के मैसेज आ गए कि सर ये वाला भी जो मैसेज बच्चा भेज रहा है वो भी गलत है। तो हमने उस बच्चे से पूछा जिसने हमें मैसेज किया कि वो वाला भी गलत है। हमने कहा वो वाला क्यों गलत है? वो बोला कि सर वो डालना है क्यूटोज से रिलेटेड है, उसको क्यूटोज नहीं डालना चाहिए। मैंने कहा नहीं, देखो क्यूटोज डाल सकता है क्योंकि वो UPSC का मटेरियल है, क्यूटोज का राइट आपको भी है उसे भी है। वही बात होती ना कि आप सब चीज़ों को आंख बंद करके मत सुनिए। जैसे अगर किसी की गलती हो, किसी एक काम को उसने गलत किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे काम गलत होते हैं। यही आपके अंदर डिसीजन की कैपेबिलिटी को शो करता है कि आप उस पर्सन से तो कहीं बैर नहीं रखते, जहां तक वो गलत हो, जिस लेवल तक, जिस हद तक, वहां तक उसे गलत ठहराओ। जहां वो सही हो वहां उसकी आलोचना ना करके उसकी सराहना करो।
तब आपका जो डिसीजन होगा ना वो ट्रांसपेरेंट होगा और आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और फिर भी अगर ऐसे डिसीजन को लेकर कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं तो हो जाने दो, सबको तो आप नहीं खुश कर सकते ना। लेकिन ये आप देखो कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत था क्या? आपने जो डिसीजन लिया क्या वो भावना में था क्या? तो नहीं था। हमने तो जो कहा कि यूपीएससी से रिलेटेड आप कुछ भी डालें, तो क्या उसने यूपीएससी से रिलेटेड डाला बिल्कुल सही बात है। क्या वो उपयोगी है उपयोगी। तो आप इतनी बातें समझ सकते हो, यानी कि उसके डिसीजन सही है या गलत है उसकी व्याख्या का अधिकार केवल मेरे पास है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है, उसकी जो कॉन्स्टिटेंसी है, उसकी जो संवैधानिकता है, वो कितनी उचित है या कितनी अनुचित है, इसकी अंतिम व्याख्या करता सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना कि हाई कोर्ट। ठीक है, यही बात आपको बस बतानी थी मुझे। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अन्य शक्तियाँ क्या हैं आपको अच्छे से पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को देखता है। संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के व्यवहार व आचरण की जांच करता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर वो इन पे दोषी पाता है तो राष्ट्रपति को उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। और राष्ट्रपति को जब ये सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति ये सिफारिश मानने के लिए बाध्य हैं। जैसे एक बात बताइए, किसी नॉर्मल डिसीजन पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई सलाह मांगनी हो राष्ट्रपति को, तो वो मानने के लिए मतलब उससे स्वतंत्र है या ना मानने के लिए भी स्वतंत्र है। और सुप्रीम कोर्ट का जज भी उसको देने के लिए स्वतंत्र है, ना देने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई डिसीजन संधि से रिलेटेड हो तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो डिसीजन देने के लिए बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति उस डिसीजन को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। दोनों कंडीशन समझ गए। अब तीसरी कंडीशन समझो कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखता है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उनका आचरण करप्ट हो गया है, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देगा कि साहब आप इनको हटा दो। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह ना माने, राष्ट्रपति को उसकी सलाह माननी पड़ेगी क्योंकि ये बाध्यकारी है। दोनों चीजें समझ गए कि एक में सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यता है, एक में राष्ट्रपति पर बाध्यता है और एक में दोनों स्वतंत्र हैं। समझ गए। इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन और इसको बोलते हैं चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ना। ठीक है, बाकी आपको नहीं देखना है। बाकी वही बात है कि अगर उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित पड़ा है तो उसे हायर न्यायालय में बुला सकता है। इसी को उत्प्रेषण बोलते हैं, जो मैंने आपको संवैधानिक उपचारों में रिट के संदर्भ में पढ़ाया था। इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है। मतलब इसने कोई अगर एक डिसीजन दिया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत विवाह की स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को है, यानी कि कोई भी नायक या कोई भी नायिका एक निश्चित उम्र के बाद, जो कि एक उम्र विवाह के लिए निर्धारित है, किसी भी वर्ग से किसी भी समुदाय से विवाह करने के स्वतंत्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान की कोर्ट, मद्रास की कोर्ट, उत्तर प्रदेश की कोर्ट, बिहार की कोर्ट, मध्य प्रदेश की कोर्ट या किसी भी राज्य की कोर्ट ये कह दे कि नहीं साहब ये तो हमारे यहाँ का नियम ही नहीं है, हमारे यहाँ तो परंपरा चली आ रही है कि कोई भी वर्ग किसी भी दूसरे वर्ग की महिला से विवाह नहीं कर सकता है। समझ गए। तो ये चीज़ नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसकी बात सार्वकालिक सत्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के ही जजों की सीटों के द्वारा इन फ्यूचर नलिफाई किया जा सकता है। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 3 बेंचेस ने यह निर्धारण किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला या कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती है, किसी भी समुदाय की। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। लेकिन आगे चलकर 5 जजों की बेंच ने कह दिया कि नहीं कर सकती, तो फिर ये 5 जजों वाले की बात मानी जाएगी। और अगर जब देखो एक बात बताएं, 3 वालों ने जब हाँ बोल दिया, 5 वालों ने ना बोल दिया, तो आपको लगता है कि लोग खुश होंगे? 3 वाले बिल्कुल नहीं खुश होंगे। ये लोग क्या करेंगे, इस डिसीजन को फिर आगे ले जाएंगे और उसको फिर 8 न्यायाधीश सुनेंगे। 8 न्यायाधीश भी अगर गलत दे दिए तो 10 सुनेंगे, फिर 12 सुनेंगे, फिर 11 सुनेंगे। हालांकि आज तक अभी तक केवल एक ही बार हुआ है कि 11 जजों की पीठ ने सुना हो, वो भी केशवानंद भारती के केस में। ठीक है, और जो 5 न्यायाधीशों की जब बात आती है तो वो संवैधानिक पीठ कहलाती है। मतलब 5 न्यायाधीश एक साथ मिल के बैठते हैं, वो जब सुनते हैं तो उसे हम संवैधानिक पीठ कहते हैं। जब भी बात आती है ना कि संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जैसे आपने सुना होगा राम मंदिर के इशू को लेकर, उसमें 3 जज आए थे सुनने को लेकर। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। चलिए इतनी बातें हो गई, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है।
आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि न्याय क्षेत्र व शक्तियाँ, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि संसद क्या करती है, इसके न्याय क्षेत्र को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। अब वही है कि अब भारतीय उच्चतम न्यायालय और अमेरिकन उच्चतम न्यायालय में क्या डिफरेंस है, तो दोनों को देख लेते हैं। आपको पता है, हालांकि फिर भी देख लेते हैं कि भारतीय जो उच्चतम न्यायालय वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय मामलों तक सीमित है, जबकि अमेरिका में क्या कि वास्तविक न्याय क्षेत्र में न केवल संघीय मामले बल्कि नौसेना के हैं, समुद्री हैं व राजदूतों के हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे आप देखते होगे ना, सुप्रीम कोर्ट में नौसेना के संदर्भ में कोर्ट ऑफ मार्शल के केसेस नहीं सुने जाते, वो उनका कोर्ट अलग होता है। हालांकि ये बात अलग है, अगर संवैधानिकता की जांच की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस वर्डिक्ट को सुन सकता है, ठीक है, मतलब अपील कर सकते हैं आप। इसके अपील न्याय क्षेत्र में संवैधानिक, जन अधिकार और आपराधिक मामले शामिल होते हैं, इसमें केवल संवैधानिक शामिल होते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी मामले से संबंधित किसी न्यायालय के फैसले बस सैन्य न्यायालय को छोड़कर के खिलाफ अपील की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आया होगा, सर अभी तो आपने बताया कि सैन्य न्यायालय में जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है वो अपील कर सकता है, इसलिए अपील नहीं कर सकता है कि उसका डिसीजन वहां से वो है, इसलिए अपील कर सकता है क्योंकि वो उसके प्राण या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे भी कई कंडीशन लग जाती हैं, रेयर होता है कि कोई आप सेना का न्यायालय आकर यहाँ पे दखल करे, क्योंकि सेना के अपने आप देखते हो इंडिपेंडेंट है इंडिया में, ठीक है, इसके पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है। ये सलाहकार न्याय क्षेत्र है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह करता है, इसके पास कोई सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं है। इसके पास न्यायिक समीक्षा के अवसर सीमित हैं, मतलब हर एक चीज़ की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो सलाह दी जाती है उसको न्यायिक समीक्षा आप नहीं कर सकते हो, परिसीमन की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो, ठीक है, राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो, लोकसभा का विघटन होता है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। ये विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारियों की रक्षा करता है, ये विधिवत प्रक्रिया के तहत करता है, मतलब जो कानून में दिया गया है उसी के अनुसार ही कार्रवाई करेगा, मतलब जितना लिखा है उतना, उसके आगे पीछे नहीं। लेकिन ये क्या होगा कि जो नहीं भी लिखा है लेकिन पता हो कि हाँ ये विधिवत है तो उसके अनुरूप ही करेगा, ठीक। इसकी न्याय क्षेत्र व शक्तियों को संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें न्याय क्षेत्र व शक्तियाँ संविधान द्वारा उल्लिखित या कहें सीमित हैं, मतलब उसमें लिमिटेड है कि इससे ज़्यादा आपकी शक्तियाँ नहीं हैं, ठीक। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के तहत इसके पास न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है और सभी उच्च न्यायालयों पर नियंत्रण है। सिंपल सी बात है, ये ऊपर होता है बाकी सब नीचे होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, न्याय व्यवस्था के कारण इसके पास कोई शक्ति नहीं, मतलब सबकी अलग अलग है ना, राज्यों का अलग है, केंद्र का अलग है, इसलिए इसमें कैसा कोई हायरार्की ही नहीं है, ठीक। तो इतनी बातें आप समझ गए, हालांकि पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होती है। हालांकि वहाँ पे मैंने बताया न्यायिक समीक्षा पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं दो, एक तो क्वेश्चन पूछता है मतलब क्या है, अभी तक यही क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस दशक में इंडिया में आया, कौन कौन लेकर आया, इससे रिलेटेड हो जाता है। और न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या, कारण क्या, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इन चीज़ों को बस हम देख सकते हैं, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके सिद्धांत की जो उत्पत्ति है, वो विकास है, वो अमेरिका में हुआ था। पहली बार मारबरी बनाम मेडिसिन के जटिल मुद्दों पर आया था। आपको बस ये केस याद रखना है, मारबरी बनाम मेडिसिन। दूसरा आपको याद रखना है अमेरिका से आया, वहाँ ओरिजिन हुआ था, ठीक है। तीसरा आपको ये याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अतः इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। इसलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संविधान संशोधन द्वारा न तो कटौती की जा सकती, ना ही हटाया जा सकता है। इतनी बातें आप समझ गए, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे लिस्ट दी थी ना मैंने आपको, और आपको ये भी बताया था कि यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि इसे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, और यही लाइन पे क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम में आया है कि इसे संविधान में भली बात डिफाइन किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं साहब, न्यायिक समीक्षा को डिफाइन नहीं किया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है, हालांकि पूछा जा चुका है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो विधेयक आते हैं उनकी संवैधानिकता की जांच करना कि वो सही हैं या गलत हैं। जैसे एनजेएसी को लेकर आया गया कार्यपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये गलत है, हमारी स्वतंत्रता को बाधित करता है, तो उसकी समीक्षा की गई, उसे पता चला ये गलत है, उसने उसे नलिफाई कर दिया, यानी कि 99 अमेंडमेंट को समाप्त कर दिया।
समझ गए? तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि उसकी जांच करना। जैसे मान लीजिए आप में से कई सारे बच्चे जब जाते हो ना लवासना वगैरह में या यूपीएससी की तैयारी जब करने आते हो, तब आपकी अपने आप में समीक्षा हो पाती है कि आपने जितना आज तक जीवन में पढ़ा था उसका लेवल क्या था और आज आपको किस लेवल पे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो वो एक तरीके की न्यायिक समीक्षा आ जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसकी 3 है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो इस संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखता है, संघीय संतुलन को बनाए रखता है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। आपसे इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से न्यायिक समीक्षा का महत्व तो नहीं है, और आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा कि वित्तीय कार्य प्रणाली को ये पारदर्शी बनाता है। तो आप समझ जाएंगे साहब ये बात ही नहीं आती वहाँ पे। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई आपकी। न्यायिक समीक्षा के लिए क्या कोई संवैधानिक प्रोविजन है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द का उपयोग ही नहीं है। हालांकि कई अनुच्छेदों में इसकी बात की जाती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा कि क्या न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान में मेंशन है पूरी तरह विस्तृत रूप में? तो नहीं मेंशन है। ठीक है, अब बात आती है न्यायिक समीक्षा किसकी किसकी की जा सकती है? तो अधिकांशतः सबकी की जा सकती है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है एक बार 2018 में कि 9वीं अनुसूची की जा सकती है, तो की जा सकती है। हुआ क्या था अभी हम आपको बताएंगे, इस केस को भी बताएंगे आगे। पहले ये बता दें न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र क्या है। किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिकी आदेश की संवैधानिकता की जांच को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। एक बात और बताएं, केवल सुप्रीम कोर्ट ही न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि क्या केवल सुप्रीम कोर्ट के पास राइट होते हैं। नहीं साहब, हाई कोर्ट के पास भी ये राइट है कि वो किसी भी केस की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस किस की कर पाता है। एक तो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन कर रही हो कोई विधेयक, उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का हो जिसने इसे बनाया है, मतलब कार्यपालिका के क्षेत्र में भी नहीं आता और वो कानून ऐसा बना दे रही है। संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, मतलब संविधान कुछ कहता है उसकी स्पिरिट कुछ है और बना वो कुछ और दे रहा है, तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इतनी बातें आप समझ गए। जैसे आप हमेशा सुनते रहते होंगे ना कि कृषि कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसी बातें आती हैं। अब बात आती है 9वीं अनुसूची। यहाँ पे मैं बेसिक से थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि जब मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर फिर से बताऊँगा। हुआ क्या था कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय हर एक के लिए कई सारी सूचियां बनाई गई। कुछ ऐसे विषय थे जो किसी के अंतर्गत नहीं आते थे और सरकार को उन पर कानून बनाने की आवश्यकता होती थी, जैसे जमींदारी का उन्मूलन कर देना। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से क्या थे कि जो नया भारत उस समय गठित हुआ था उसके लिए काफ़ी हानिकारक था, क्योंकि लगान के अंतर्गत किसान काफ़ी शोषित होता था और लोगों के अंदर ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो सरकार चाह रही थी इस ज़मीनों को इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, जिसको आपने हमेशा सुना होगा चकबंदी की व्यवस्था या चकबंदी की प्रणाली। ठीक, तो बड़े बड़े भूमिहारों से या बड़े बड़े जमींदारों से भूमि को छीनकर सरकार ने लोगों में जो जमीन की जुताई कर रहे थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब ऐसा किया तो जमींदार काफ़ी नाराज हो गए और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक, उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उस समय देश में नेतृत्व को भूमिका मिली हुई थी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू साहब को सबको ही ध्यान में रखता था और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट 1972 तक ही कमज़ोर बना रहा, जब तक सत्ता में चेंजेस नहीं आया, मतलब सत्ता से जब तक मोनोपोली समाप्त नहीं हो गई। और एक और बात थी, लोग सुप्रीम कोर्ट को इसलिए भी तरजीह नहीं दे सकते थे क्योंकि लोगों को भरोसा था देश के उन संविधान निर्माताओं के ऊपर और देश के उन राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं पर कि ये लोग गलत नहीं कर सकते कभी। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, कि जमींदार जो वर्ग है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर हमारे डिसीजन को नल्लीफाई ना करा सके तो एग्रीकल्चर और भूमि के सभी प्रोविजंस को 9वीं अनुसूची में डाल दो। क्यों? क्योंकि इसमें डाल देंगे तो कोई न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती। तो हर एक कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाने लगा। ध्यान देना, सिंपल सी बात है, एक तरीके का एक आप कह सकते हो स्टोर रूम बना दिया गया जहाँ पे सारा वेस्ट डालते जाओ। ठीक, कि इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, इस पे कोई चेकिंग नहीं होगी। लेकिन आगे चलकर जब परिस्थितियां बदली 1972 के बाद और सुप्रीम कोर्ट जब मजबूत होने लगा
तो वो सरकार के खिलाफ आने लगा। तो उसने फिर डिसीजन दिया आगे चलकर, किस केस में, कोहिलो केस में, कोहिलो केस में, कि हम इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, यानी कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे उसकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एक कोहिलो केस पे यूपीएससी ने 2017 के मेंस में ही क्वेश्चन पूछा था, और वो बच्चे कर पाए थे जिनको वास्तव में न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट पता था, वरना कई सारे बच्चे तो केस को सुने ही नहीं थे कि कोहिलो केस क्या होता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे हादियाबाद मैंने आपको बताया, पुट्टा स्वामी वर्सेस केस बताया जो कि प्राइवेसी से संबंधित है। ठीक है, साथ ही आपको कोहिलो केस ये बताया। तो ये केसेस कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि जब हम आपको मेंस आंसर राइटिंग कराएंगे ना, तो GS2 के जब भी क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे इन केसेस से रिलेटेड हम आपको वर्डिक्ट करा देंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि हर एक चीज़ की न्यायिक समीक्षा संभव है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जो मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये भी आप अच्छे से जानते हो, न्यायिक समीक्षा। तो इस तरीके से हमारी आज की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, यानी कि अगर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लें कि अभी तक हमने अपने पार्ट डे 31 से इंडियन पॉलिटी में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, तो आप समझ सकते हैं। हमने संविधान की विशेषता पढ़ी थी, साथ ही प्रस्तावना पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान संशोधन, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियां, संसदीय फोरम। ठीक है, साथ ही और बताइए क्या क्या पढ़ा, उच्चतम न्यायालय, और आज हमने क्या पढ़ा, न्यायिक समीक्षा। यानी कि इतने सारे इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है लोकसभा अध्यक्ष वगैरह भी हमने पढ़ लिया, वो तो संसद में याद आता है। यानी कि इतने सारे हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ये भी समझ गए होंगे कि अब वास्तव में इनमें प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है। एक तरीके से आप ये समझ कर चलिए कि आपकी हाफ पॉलिटी हो गई है, अब हाफ ही बची है, और हाफ में भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, अब ज़्यादा नहीं है, लगभग 5 से 6 पार्ट और हमारे साथ बचे हैं, तो हमारी ये पूरी पॉलिटी इंडियन की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको पॉलिटी से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन, कोई बुक, कोई मैगजीन, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें आपको न केवल पॉलिटी पढ़ाई है बल्कि बहुत सारी बुक को, NCERT को, साथ ही सुभाष कश्यप को, DD बसु को, M लक्ष्मीकांत को, दृष्टि IAS को, मतलब काफ़ी सारी मैगजीन और करंट अफेयर्स की तो PIB से लगा के हर एक घटना को इसमें कंपाइल कर दिया है। और जितने भी बैक ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो UPSC में आए हों, चाहे CDS में आए, चाहे EPFO में आए हों, किसी में भी आए हों, उन सबको भी हमने इसमें कवर अप करा दिया है। काफ़ी ब्रॉड लेवल पे पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आपको क्लासेस समझ में आती होंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और कोशिश करिए कि अपने आप को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराइए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो सके।